बात करने वाले हैं कंबस्चन की। कंबस्चन क्या होता है? इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम नेचुरल गैस लेते हैं, इसमें हम अल्केन्स लेते हैं, अल्केन्स को जलाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एयर या फिर इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। इन दोनों में से किसी भी सब्सटेंस की मौजूदगी में हम अल्केन्स को जलाते हैं, जिसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनता है। ये जो सा रिएक्शन होता है, ये रिएक्शन टेक्स प्लेस होता है इन ऑटोमोबाइल कंबस्चन इंजन्स, यानी कि गाड़ियों के इंजन में। कंबस्चन इंजन क्या होता है? कंबस्चन इंजन जो सा होता है, ये फ्यूल ऑफ इंजन होते हैं, यानी कि आप इसे कह सकते हैं कंबस्चन इंजन्स। कंबस्चन इंजन में क्या होता है, इसमें फ्यूल जो सा होता है ना, फ्यूल जो सा इंजन में मौजूद होता है, उस फ्यूल को मैकेनिकल पावर में कन्वर्ट किया जाता है। यानी कि उसकी फ्यूल को इस्तेमाल करते हुए ये इंजन क्या करता है, ये दो तरह के इंजन होते हैं, इंटरनल कंबस्चन इंजन और एक्सटर्नल कंबस्चन इंजन। इंटरनल और एक्सटर्नल के बारे में आप बाद में पढ़ेंगे, बस आपने ये याद रखना है कि जो सा कंबस्चन इंजन होता है ना, उसमें जो सा फ्यूल होता है, वो फ्यूल जो सा होता है वो मैकेनिकल पावर, ये जो सा इंजन होता है वो फ्यूल को जो सा आपने डाला है उस इंजन के अंदर, ठीक है ना, खुद आपने डाला है, यानी कि आपने इनपुट प्रोवाइड की है फ्यूल की, और ये जो सा इंजन है वो आउटपुट आपको देता है मैकेनिकल पावर में, यानी कि आपको नतीजा किस में देता है, मैकेनिकल पावर में। और इसी मैकेनिकल पावर को इस्तेमाल करते हुए गाड़ी आगे मूव करती है। गाड़ी जो सी है इसी मैकेनिकल पावर को इस्तेमाल करती है और आगे बढ़ती है। और डोमेस्टिक हीटर्स में भी ये इस्तेमाल होता है। ये जो सा रिएक्शन होता है, ये रिएक्शन घरेलू हीटर्स, यानी कि घर में जो से हीटर्स जल रहे होते हैं, दीवारों के ऊपर लटके होते हैं, उसमें भी इस्तेमाल होता है। कुकिंग अप्लायंसेज, यानी कि खाना पकाने वाले अप्लायंसेज में, उसमें भी इस्तेमाल होता है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। इस रिएक्शन में क्या होता है, इस रिएक्शन में एनर्जी खारिज होती है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन में क्या होता है, एनर्जी खारिज होती है, ठीक है ना। द केमिकल रिएक्शन डैट प्रोड्यूस हीट, जिसमें एनर्जी खारिज होती है, रिएक्शन के दौरान एनर्जी खारिज होती है। और ये वाला जो सा रिएक्शन होता है, इसमें एनर्जी खारिज होती है, ठीक है ना। और यहाँ पर देखें, यहाँ पर आप ये बात याद रखें कि जो सा मीथेन है, जब ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है ना, तो यहाँ पर CO2 बनता है और H2O बनता है, प्लस हीट खारिज होती है, ठीक है ना। ये वही वाला रिएक्शन है, ये वाला रिएक्शन है जो इन सारों में इस्तेमाल हो रहा है। ये वाला रिएक्शन जो सा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे रोज़मर्रा ज़िंदगी के लिए, ये इन सारों चीज़ों में इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है। और फिर उसके बाद आपने याद रखना है कि जो सा मीथेन है, ये एक अल्केन होता है। अल्केन जब ऑक्सीजन की मौजूदगी में ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करती है तो CO2 बनता है, ठीक है ना। ये मैं खुद कर देता हूँ, ठीक है ना। यहाँ पर ये कोई घबराने वाली बात है ही नहीं है, तो बच्चों वाला है, ठीक है ना। ये देखें, यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर जब जैसे ही अल्केन जो सी होती है, ये अल्केन जो सी है, ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करती है ऐसे करके, और फिर उसके बाद यहाँ पर बनता है CO2 प्लस H2O। ये तो बनता ही बनता है, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, फिर प्लस, और फिर हीट खारिज होती है, ठीक है ना। आपको पता है कि ये मीथेन, यहाँ पर देखें, यहाँ पर कार्बन कितने हैं, इधर भी कार्बन 1 है, वहाँ पर भी कार्बन 1 है। हाइड्रोजन कितने, 4 एटम्स हैं इधर, और यहाँ पर 2 एटम्स हैं, तो इसलिए हम 2 यहाँ पर लगा देंगे। 2 जब 2 से मल्टीप्लाई होगा, 2 और 2, 2 दूनी 4 हो जाएगा। और यहाँ पर जब ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा, जब ऑक्सीजन यहाँ पर 1 है, तो 2 एकम 2, 2 ऑक्सीजन है। और वहाँ पर देखो, वहाँ पर भी 2 ऑक्सीजन हैं, लेकिन यहाँ पर 2 ऑक्सीजन ये भी हैं और ये 2 ऑक्सीजन ये भी हैं, तो यहाँ पर सिर्फ 2 ऑक्सीजन है, तो इसलिए हम यहाँ पर भी 2 लगा देंगे, ताकि 2 दूनी 4 हो जाए और इसके बराबर हो जाए ऑक्सीजन के। 2 एकम 2, 2 ऑक्सीजन ये और 2 ऑक्सीजन ये। और फिर उसके बाद आगे हम बात करते हैं लिमिटेड अप्लाई ऑक्सीजन, यानी कि आप जो सी अगर ऑक्सीजन भरपूर मिकदार में नहीं देते, लिमिट रखते हैं ऑक्सीजन की, ऑक्सीजन प्रोवाइड करते कम है अल्केन को, तो फिर जो सा रिएक्शन होता है उस दौरान कार्बन मोनोऑक्साइड बनती है, जो कि हमारे लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह होती है। ये इसको हम साइलेंट किलर भी बोलते हैं। ये जब बनना शुरू हो जाती है ना, तो बंदे को मिनटों में सफा मार देती है, ठीक है ना, इस साइलेंट किलर भी कहते हैं। और ये H2O जो सा है, ये भी बनता है, और फिर हीट भी पैदा होती है, ठीक है। समझ आ गई आपको? अब उसके बाद ये जो सा रिएक्शन है, ये भी मैं लिख देता हूँ। इस रिएक्शन में क्या करते हैं, ये जो सा रिएक्शन है, इसमें CH4 बनता है। CH4 जो सा है, वो जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, तो फिर उसके बाद यहाँ पर CO2 बनता है, फिर प्लस H2O बनता है, फिर हीट खारिज होती है, ठीक है। और फिर उसके बाद यहाँ पर देखो, यहाँ पर आ जाएगा 2, ठीक है ना। यहाँ पर 2 ऑक्सीजन के एटम्स ये वाले हैं,
ठीक है ना। और 2 एकम 2, यहाँ पर कुछ नहीं होता, यहाँ पर 1 2 एकम 2, 2 ऑक्सीजन के एटम्स ये वाले हैं, 2 दूनी 4, 2 और 2 4 हो गए। तो यहाँ पर भी हम 2 लगा देंगे, 2 दूनी 4, 4 ऑक्सीजन के एटम्स ये, 4 ऑक्सीजन के एटम्स ये। अब उसके बाद यहाँ पर देखें, यहाँ पर कार्बन है, कार्बन का 1 है, उधर भी कार्बन का 1 ही है, ठीक है। 4 हाइड्रोजन के एटम्स हैं, उधर देखें, उधर भी 2 दूनी 4, 2 ये हाइड्रोजन के एटम्स ये इसके अपने, और 2 जो सा हमने ये मोल्स लिखे हुए हैं, जब 2 से मल्टीप्लाई होगा 2 दूनी 4, 4 हाइड्रोजन के एटम्स ये, ठीक है। फिर उसके बाद आगे है जी 2 दूनी 4, 4 ऑक्सीजन के एटम्स ये वाले हैं, ठीक है ना, इधर, ठीक है ना, रिएक्टेंट में। और जबकि प्रोडक्ट्स में आ जाए, यहाँ पर 4 ऑक्सीजन के एटम्स ये हैं, यहाँ पर 2 ऑक्सीजन के एटम्स ये वाले हैं, और 2 ऑक्सीजन के एटम्स ये वाले हैं, ठीक है ना। ये बैलेंस होगी हमारी ये इक्वेशन, ठीक है। यहाँ पर 3 नहीं आना, यहाँ पर 3 क्यों नहीं आना, क्योंकि वो गलती से लिखा गया, बुक जो सी आपकी सही नहीं कह रही है आपको, ठीक है ना। और यहाँ पर हमारे पास ये हो गया रिएक्शन का क्लियर हो गया, ठीक है ना, ये क्लियर हो गया ये वाला रिएक्शन, ये आसान सा था रिएक्शन। और फिर उसके बाद आगे आता है यूजेस ऑफ मीथेन एंड इथेन। अब उसके बाद नेचुरल गैस जो सी होती है वो मीथेन होती है, नेचुरल गैस जो सी होती है वो मीथेन होती है। वो जो सी नेचुरल गैस होती है उसमें आपको पता था, मैंने पढ़ाया हुआ था कि मीथेन का ज़्यादातर हिस्सा नेचुरल गैस में मौजूद होता है, ये डोमेस्टिक फ्यूल के तौर पर इस्तेमाल होता है। अब मैंने आपको ये भी बताया था कि मीथेन में 1 कार्बन है और ये गैस फॉर्म में है, इसलिए ये ज़्यादा आतिशगीर फ्लेमेबल होती है, तो इसलिए हम इसे घरों में एज अ फ्यूल, एज अ जलाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, किसे, मीथेन गैस को। और फिर उसके बाद कंप्रेस्ड नेचुरल गैस को हम ऑटोमोबाइल फ्यूल में इस्तेमाल करते हैं, यानी कि ऑटोमोबाइल जो सा होता है गाड़ी, ऑटो लफ्ज़ जहाँ पर भी है वहाँ पर समझ लेना गाड़ी की बात हो रही है। ऑटोमोबाइल का मतलब क्या है, गाड़ियों में एज अ फ्यूल के तौर पर ये जो सी CNG है ये इस्तेमाल हो रही है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, ठीक है ना। कंप्रेस्ड यानी कि ऐसी नेचुरल गैस जिसे हम कंप्रेस करके रखते हैं, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस को हम ऑटोमोबाइल में फ्यूल में इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना। और फिर उसके बाद आगे दीज गैसेस आर यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ केमिकल्स सच एज, हम इन केमिकल्स को बनाने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, किसको, मीथेन को, मीथेन और इथेन को हम ना इसमें कार्बन ब्लैक में मिथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल और क्लोरोफॉर्म कार्बन टेट्राक्लोराइड, फॉर्मल्डिहाइड, एसिड एल्डिहाइड, इन सारों में बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और फिर उसके बाद हम इसे मैन्युफैक्चर, ये जो सा कार्बन ब्लैक है बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इससे हम शू पॉलिश, जो सी शू पॉलिश करते हैं ना हम, उसमें बनाने के लिए इस्तेमाल किया था। और प्रिंटर्स में जो सी इंक इस्तेमाल होती है, यानी कि जो सा प्रिंटिंग मशीन में जो सा कागज़ हमें प्रोवाइड होता है प्रिंट किया हुआ, उसमें जो सी इंक आ रही होती है, उस कागज़ के ऊपर प्रिंटर के अंदर जो सा कागज़ प्रिंट होकर आपके पास आ रहा है उसके ऊपर जो सी इंक आ रही होती है उसमें कार्बन ब्लैक का इस्तेमाल किया जाता है। और फिर उसके बाद फ़िल्टर इन आ रबर, और रबर में फ़िल्टर के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि रबर जो सा है वो टायरों का रबर जो सा होता है, टायरों का रबर को मजबूत करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है कार्बन ब्लैक। और कलर, रबर को कलर करने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, और टायरों के ऊपर जो सा रबर लगा होता है उसकी मजबूती में भी कार्बन ब्लैक का हाथ होता है, ठीक है ना। और कलर, रबर को कलर करने में भी कार्बन ब्लैक का इस्तेमाल हो किया जाता है। और फिर उसके बाद क्लोरोफॉर्म आ जाता है, क्लोरोफॉर्म कौन सा वाला, ये वाला हमने पीछे पढ़ा Cl3, ठीक है ना। क्लोरोफॉर्म जो सा होता है हम इसे मोम में, तो वैक्सेस में इस्तेमाल किया करते हैं, वैक्सेस यानी कि मोम जो सी होती है मोमबत्ती, उसमें इस्तेमाल किया जाता है इसे। और फिर उसके बाद सॉल्वेंट फॉर रबर, रबर के लिए सॉल्वेंट में इस्तेमाल किया जाता है, रबर है ना, रबर को बनाने के लिए जो सा सॉल्वेंट इस्तेमाल किया जाता है वो क्लोरोफॉर्म का होता है, ठीक है ना। मिसाल के तौर पर चीनी है, चीनी एक सॉल्वेंट है किसके लिए, पानी एक सॉल्वेंट है किसके लिए, चीनी के लिए। इसी तरीके से रबर है, रबर के अंदर जो सा सॉल्वेंट मिलाया जाता है जिसके ज़रिए रबर बनता है, वो सॉल्वेंट जो सा होता है वो किसका होता है, क्लोरोफॉर्म का। सॉल्वेंट एक ऐसा सॉल्यूशन का हिस्सा होता है, सॉल्यूशन का पार्ट होता है जिसकी मिकदार सॉल्यूशन में सोल्यूट से भी ज़्यादा होती है। और सॉल्वेंट जो सा होता है इसमें क्लोरोफॉर्म इस्तेमाल हो रहा होता है, क्लोरोफॉर्म के ज़रिए रबर बनाया जा रहा होता है, सॉल्वेंट इस्तेमाल हो रहा होता है एज अ क्लोरोफॉर्म। और फिर उसके बाद एनेस्थीसिया के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि मरीज़ को बेहोशी का टीका लगाने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, और ऑपरेशन करने यानी एनेस्थीसिया देने, जानवरों को एनेस्थीसिया देने के बाद उनके वो लिए जाते हैं
मिसाल के तौर पर शेर को एनेस्थीसिया दिया जाता है ताकि हम उसको चेक कर सकें वो बीमार है कि नहीं। फिर इसी तरीके से गैंडे को भी एनेस्थीसिया दिया जाता है ताकि उसके सींग जो उनसे वो निकाल सके, ठीक है ना, ताकि शिकारी जो है वो गैंडे के सींग को काटे ना, ठीक है ना। गैंडे के सींग को काटने के लिए उसको एनेस्थीसिया का टीका दिया जाता है ताकि वो बेहोश हो जाए, और फिर उसके बाद उसके सींग को निकाल दिया जाता है ताकि वो जो शिकारी है उसको मारे ना गैंडे को, और गैंडा महफूज रहे, उसकी आबादी बहुत कम होगी आगे ही। और ये एनेस्थीसिया जो सा होता है ये क्या होता है, एनेस्थीसिया क्लोरोफॉर्म का बना होता है। कार्बन टेट्राक्लोराइड जो सा होता है ये इंडस्ट्रियल सॉल्वेंट, यानी कि इंडस्ट्रीज़ में जो सा सॉल्वेंट इस्तेमाल हो रहा होता है, बहुत सारी चीज़ों को बनाने में जो सा सॉल्वेंट इस्तेमाल हो रहा होता है उसमें ज़्यादातर हिस्सा कार्बन टेट्राक्लोराइड का होता है। ये ड्राई क्लीनिंग में तौर पर भी इस्तेमाल होता है, यानी कि ड्राई क्लीनिंग मशीन्स में भी इस्तेमाल हो रहा होता है ये, यानी कि ड्राई क्लीनिंग मशीन्स, यानी कि ऐसी मशीन्स जो ड्राई क्लीनिंग हो रही होती है, यानी कि ऐसी मशीन जिसमें सॉल्वेंट जो सा होता है पानी वो कम होता है। ड्राई क्लीनर्स जो सा होता है, इसकी डेफिनेशन ये है कि ड्राई क्लीनर्स में जो सा पानी होता है, पानी वो बहुत ही कम होता है। जब पानी कम हो जाएगा तो आप खुद ही बताएं कि वो चीज़ क्या हो जाएगी, खुश्क हो जाएगी, ठीक है ना, खुश्क हो जाएगी। इसलिए हम इसे कहेंगे ड्राई क्लीनर, जिसमें सॉल्वेंट H2O की मिकदार बहुत ही कम हो, इतनी कम हो कि वो चीज़ जो उनसे वो ड्राई हो जाए, हम उसे कहते हैं ड्राई क्लीनर। ड्राई क्लीनर को कपड़ों को साफ़ करने में इस्तेमाल किया जाता है, कपड़ों को साफ़ करने के लिए माय सॉल्वेंट इस्तेमाल किया जाता है, उसे हम कहते हैं ड्राई क्लीनर, कि जिसमें पानी की मिकदार बहुत कम होती है, ठीक है ना, ऐसा सॉल्वेंट जिसमें पानी की मिकदार बहुत कम होती है, और इसे हम इस सॉल्वेंट को कहते हैं ड्राई क्लीनर, ठीक है, समझ आ गई, जिसमें पानी की मिकदार बहुत कम होती है। नाम से ज़ाहिर है ड्राई, खुश्क किया हुआ, यानी कि पानी को खुश्क कर देंगे और जो सा बाकी सॉल्वेंट रह जाएगा हम उसे कहेंगे ये क्या है, ड्राई क्लीनर। और इस ड्राई क्लीनर को हम कपड़ों में बनाने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, कपड़ों को साफ़ करने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। और ड्राई क्लीनिंग मशीन्स जो सी फैक्ट्रियों में चल रही होती हैं, ड्राई क्लीनिंग मशीन्स जो कपड़ों को साफ़ कर रही होती हैं, उसे एक ख़ास कंप्यूटर कंट्रोल कर रहा होता है, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग से ही वो कंट्रोल हो रही होती है। मशीन जो सी फैक्ट्रियों में ड्राई क्लीनिंग मशीन्स को कंट्रोल किया जाता है, किससे, कंप्यूटर्स के ज़रिए, ताकि वो ड्राई क्लीनिंग मशीन्स अपना काम करती रहें इन फैक्ट्रीज़। ये हो गया हमारा आज का टॉपिक, क्लियर कंबस्शन और यूजेस ऑफ मीथेन एंड इथेन। ओके, गुड बाय।